गुड मॉर्निंग अंजलि। चलिए स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आंसर बताइएगा आप लोग। नागरिकता के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, कोई बड़ा नहीं रहता है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो नागरिकता से सामान्य प्रश्न बनते, कभी कभी थोड़ा सा कठिन जैसे लगता है पर होता नहीं है। ठीक है, अगर आप है ना पूरी ईमानदारी से पढ़े होंगे तो आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 2। तो इसलिए ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय हैं। कहाँ है? 5 से 11 है। ठीक है, तो इजी इजी रहता है, कोई खास बड़ा नहीं रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार रहेंगे, उसको भी आसानी से बनाएंगे। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त, अनुच्छेद 5 की बात कर रहे हैं अभी, केवल किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। ठीक है, एक बंदी। अनुच्छेद 5 क्या था? अनुच्छेद 5 क्या था? भारत में जन्म हो, यही था। और संविधान पूर्व 5 वर्ष तक क्या हो? निवास हो। तो वो व्यक्ति भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। ठीक है, यही था। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 कहता है भारत में जन्म हो, है ना, और संविधान पूर्व वो 5 वर्ष तक भारत में क्या हो? निवास हो। संविधान पूर्व 5 वर्ष निवास हो, तो उस व्यक्ति को क्या दे दिया जाएगा? वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या वो एक बंदी हो सकता है, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य हो सकता है, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति हो सकता है, ये सभी हो सकता है। बताइए। भारत में जन्मा हो और माता पिता भारत से संबंधित हो। ठीक है, और संविधान पूर्व उसका 5 वर्ष तक क्या हो? निवास हो। तो एक बंदी का निवास तो है भाई, एक बंदी है मतलब उसका भारत में निवास है ना। सशस्त्र सेना का सदस्य, सशस्त्र सेना मतलब क्या होता है? पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, ये सब होता है। तो सशस्त्र सेना का सदस्य भी हो सकता है वो। भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा है ना, भारत के क्षेत्र के अंदर जन्मा है। तो ये सभी, है ना, इसका क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी, क्योंकि ये तो भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति या निवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, तो वो बंदी रहे वो भी तो भारत में जन्मा होगा। ठीक है, या भारत में उसका क्या हो रहा है? निवास हो रहा है। क्लियर है, तो कोई बड़ा खास चीज नहीं है ना, इसको घुमाने का प्रयास किया गया है। ठीक, चलिए, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। हमारे यहाँ भारत की क्या होती है? नागरिकता होती है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहां से? इंग्लैंड से अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किस में होता है? संघीय सरकार में होता है, ये मैं विशेषता में बताया था। ठीक, नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ है? कब आया ये? 1955 में आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, भारतीय मूल के बारे में बताया था मैं, भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे, तब उसे क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता। पर व्यक्ति कैसा होना चाहिए? भारतीय मूल का होना चाहिए। कौन से विधि के द्वारा? पंजीकरण। तो पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष बिताने के बाद क्या मिल जाएगा? भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? किनके द्वारा? जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा,
राष्ट्रीयकरण द्वारा राज्य क्षेत्र के मिल जाने। तो मैंने बताया था कितने तरीके हैं, 5 तरीका है। कितना तरीका है, 5 तरीका है। अब इनमें से कौन सा सही है, ये पांचों के पांचों क्या है, सही है। उद्भव द्वारा मतलब इसी को बोलते हैं वंश। उद्भव का मतलब ही क्या होता है, वंश। आप किसी वंश से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से शब्दों को घुमा दिया जाता है और आंसर थोड़ा सा जटिल कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4 5 ये पांचों नाम मैंने याद कराए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है। कितना तरीका है, 5 तरीका। अभी नाम देखिए हमने, जन्म, उद्भव या वंश, पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण, राज्य क्षेत्र में मिले जाने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपका प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा हो सकता है, देशीकरण द्वारा हो सकता है, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा भी हो सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करने, इससे होगा क्या, नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या है, यही है, भारतीय बैंक में पैसा जमा करने से किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है जन्म, चयन, बल प्रयोग, वंशानुक्रम। बताइए, देशीकरण, देशीकरण के द्वारा क्या होता है, मैंने बताया था देशीकरण विधि में, क्या बताया था मैंने, व्यक्ति क्या करेगा, आवेदन करेगा। ये किसके लिए है, कौन व्यक्ति करेगा, विदेशी नागरिक। कौन करेगा, विदेशी नागरिक करेगा। तो पहले है ना, देखिए ध्यान में रखिए, पहले बोला जाएगा आप अपना क्या कीजिए, उस देश की नागरिकता को त्यागिए। दूसरा, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आपको 12 वर्ष तक निवास करना होगा। चौथा, आपको 22 भाषा आनी चाहिए। तो भैया आप पर तो बल लगाया जा रहा है ना, आपको ये करना होगा, यही बोला जा रहा है ना। अगर नहीं करोगे तब हम आपको नागरिकता नहीं देंगे। तो इसमें चयन नहीं आएगा, जन्म तो आएगा ही नहीं, चयन भी नहीं आएगा और वंश भी नहीं आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, बल का प्रयोग। बल प्रयोग द्वारा मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको 22 भाषा में से एक भी भाषा का ज्ञान नहीं तो हम आपको नागरिकता नहीं देंगे। मतलब जबरदस्ती आपको क्या सीखना होगा, भाषा सीखना होगा। तो सिंपल सी बात है, बल प्रयोग द्वारा हो रहा है वो। ठीक है, कोई चयन नहीं हो रहा है उनमें से। ठीक है, क्लियर है। चलिए, चयन का मतलब या तो वो लिखित परीक्षा दे के आता या इंटरव्यू के माध्यम से आता, तब हम उसका क्या करते, चयन करते। पर नहीं, हम उसको बोल रहे हैं आपको इतना समय बिताना ही होगा और आपको भाषा आनी ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कौन अधिवास नागरिक नहीं है, कौन अधिवास नागरिक नहीं है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा है, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जो संविधान लागू होने के पश्चात अपने कर्तव्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो, जो संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। तो भारत में जन्मा क्षेत्र व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था तो वो भी भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला संविधान लागू होने के पूर्व भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर क्या हो, निवास हो। पर यहाँ कंडीशन को लिखे क्या, नहीं, निवास तो होना चाहिए पर कितने समय, कम से कम 5 वर्ष निवास होना चाहिए। ये भारत का नागरिक बनेगा, पर ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि 5 वर्ष तक निवास होना अनिवार्य है। क्लियर है क्या। चलिए, मतलब जन्म द्वारा कौन भारत का नागरिक होगा, ये बातें बताई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो किसके द्वारा, गृह मंत्रालय। हो सकता है गृह मंत्रालय ना हो, तो गृह मंत्रालय नहीं रहेगा तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा क्या, भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार का ही एक मंत्रालय होता है क्या, गृह मंत्रालय। याद रखिएगा, कभी कभी गृह मंत्रालय नहीं लिखा रहता है, क्या लिख के आता है, भारत सरकार लिख कर आ जाता है। ठीक है, तो बना लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके प्राप्त है, न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार। अब भी जस्ट बताया मैंने, केंद्रीय सरकार मतलब भारत सरकार को ही हम और क्या कहते हैं, केंद्रीय सरकार कहते। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, केंद्रीय सरकार। और केंद्रीय सरकार में कौन सा विभाग, गृह मंत्रालय। केंद्रीय सरकार में कौन सा विभाग,
गृह मंत्रालय ये निर्धारण करता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है ना। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त के नियत करने के लिए सक्षम है, मतलब नागरिकता के संबंध में नियम कौन बना सकता है, तो केवल और केवल संसद बना सकता है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, यहाँ दोनों आ गया, संसद और राज्य। राज्य आएगा क्या, नहीं आएगा, ये दोनों भी नहीं आएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, संसद हो जाएगा। ठीक, चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 11 कहता है ना, संसद नागरिकता के संबंध में क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, ये उसका क्या है, अधिकार है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने तरीकों से नागरिकता गंवाई जा सकती है। नागरिकता की समाप्ति, गवाही मतलब समाप्ति, कितना तरीका है, कौन कौन सा बताया था मैं, पर्यवसन, परित्याग और वंचित बताया था मैं, परित्याग और वंचित। तो याद रखिएगा ये 3 विधि के द्वारा भारतीय नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। क्लियर है। चलिए ये आज का आखिरी प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, तो यही परित्याग कर दे, ये क्या है, ये क्या है, परित्याग ही है, ये क्या है, परित्याग। वापस ले ले मतलब वंचित, वापस ले ले मतलब वंचित विधि। अन्य देश की नागरिकता मतलब पर्यावसन, क्या है ये, पर्यावसन। यही 3 विधि जो हमने पिछला बोला था उसको शब्दों में डिफाइन किया इन्होंने। क्लियर है ना। और आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 3 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो प्रश्न समझ में आया। इसी प्रकार के एग्जाम में क्या बनते हैं, आपके प्रश्न बनते हैं, और अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, आप रेडी कर लीजिए, है ना। और मैं टेस्ट के माध्यम से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अभी 20 किया हूं, है ना, 20-30 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ज्यादा इस चैप्टर से, है ना, 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेगा। पूरा 50 से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लियर है क्या। चलिए ठीक, आगे बढ़ू मैं। तो मतलब एक चैप्टर से जितना प्रश्न बन सकते हैं आप उसका पहले ही क्या कर लो, अभ्यास कर लो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बहुत कम छूटेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, आज का टॉपिक है क्या, भाग 3, भाग 3 क्या नाम है, मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं इसका इतिहास बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसका इतिहास के बारे में बताऊंगा, फिर मैं अधिकार के बारे में बताऊंगा, अधिकार क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं ये बताऊंगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की विशेषता बताऊंगा, मौलिक अधिकार की विशेषता, विशेषता। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकार का विस्तृत वर्णन, अधिकार का विस्तृत जानकारी, विस्तृत जानकारी। तो इतना सारा चीजें हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो याद रखिएगा, मूल अधिकार के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मूल अधिकार का सबसे पहले देखेंगे इतिहास, फिर हमारे कौन कौन से अधिकार होते हैं ये बात करूंगा मैं, मौलिक अधिकार की विशेषता क्या होती है, और मौलिक अधिकार का विस्तृत जानकारी, कौन से आर्टिकल में कौन सा अधिकार दिए गए हैं, ये हर एक चीजें आपको करना होगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करता हूं इतिहास की। ठीक, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोलो, सर्वप्रथम मौलिक अधिकार, अधिकार को किसने अपनाया, को किसने अपनाया, किसने अपनाया, अमेरिका ने अपनाया, किसने अपनाया,
अमेरिका ने अपनाया है। सबसे पहले मौलिक अधिकार को किसने अपनाया? अमेरिका ने अपनाया है। ठीक, धीरे धीरे आप सभी को पता है 1928 में क्या आया? नेहरू रिपोर्ट आया। 1928 में क्या आया? नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट में, है ना, मौलिक अधिकार का क्या था? वर्णन था। मौलिक अधिकार का क्या था? वर्णन था कि हमारे नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। पर 1928 के नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। उनके ही, है ना, उनके ही लोगों ने इसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया कि इसमें बहुत सारी बातें क्या है? त्रुटियां हैं। तो इसके वजह से ये वाला पार्ट भी अप्लाई नहीं हो पाया। इसके बाद 1931 में, 1931 में कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस का वार्षिक कराची अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन होता था। वार्षिक कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले विश्व में कहा आया? अमेरिका में आया। फिर नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की चर्चा हुई थी, पर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। उसके बाद 1931 में कांग्रेस का क्या हुआ? वार्षिक अधिवेशन हुआ। कहां हुआ ये? कराची में हुआ। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। इतना लिखूंगा चल जाएगा। सरदार पटेल जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इस कांग्रेस, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, है ना। तब तब मौलिक अधिकार को पहले बार क्या किया गया? स्वीकार किया गया। मौलिक अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार को स्वीकार। तो पहले केवल क्या हुआ था? चर्चा हुआ था। कब? 1928 में। ये केवल चर्चा का विषय रह गया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया, है ना। इसलिए चर्चा का विषय रह गया, है ना। तो 1931 में जब कांग्रेस का क्या हुआ? कराची अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। तब कांग्रेस के सदस्यों ने पहली बार मौलिक अधिकार को क्या किया? स्वीकार किया कि हमारे जनता का भी क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार होना चाहिए। तब बातें आगे बढ़ी। ठीक है, इसको स्वीकार कर लिया गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तब इसके बाद जब संविधान सभा बना, है ना, संविधान में शामिल करने के लिए, संविधान में शामिल करने के लिए, शामिल करने के लिए क्या बनाया गया? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, ध्यान में रखेगा। तो संविधान बनाने के लिए क्या बना था? संविधान सभा बना था। याद रखिए, संविधान बनाने के लिए क्या बना था? संविधान सभा बना था। और इसी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार समिति बनाया गया। इनके द्वारा क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार समिति बनाया गया। मौलिक अधिकार संबंधित समिति, मौलिक अधिकार संबंधित समिति बना। और इसके जो अध्यक्ष है, याद रखेगा, अध्यक्ष बनाया गया किसको? सब, है ना। किसने बात किया था? किसने बात किया था? सरदार पटेल ने बात किया था। किसने बात किया था? सरदार पटेल ने, है ना, बात किया था। तब वो स्वीकार हुआ था। इसीलिए मौलिक अधिकार संबंधी जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष चुने गए किसको? सरदार पटेल जी को। और सरदार पटेल जी की पूरी टीम इस पर क्या करेगी? अध्ययन करेगी और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के लिए सभी व्यवस्था का प्रावधान करेगी। ठीक है। अब बोले सरदार पटेल जी के लिए उस समय काम क्या हो गया था? बहुत हैवी हो चुका था, काम बड़े बड़े थे उनके पास। तब बोला गया कि इसी का क्या होना चाहिए? एक उप समिति होना चाहिए। तो उप समिति बनाया गया, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति बनाया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति बनाया गया। और ये उप समिति के अध्यक्ष बनाया गया किसको? जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष हुए जेबी कृपलानी महोदय, इसके अध्यक्ष हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेसिकली पूरे तथ्य में हमको एक ही चीज समझ में आया कि अगर हमारा मौलिक अधिकार अगर प्रेरित है तो कहां से है? अमेरिका के संविधान से है। हमने मौलिक अधिकार को सबसे पहले कब स्वीकारा? 1931 में स्वीकारा। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन। कौन से अध्यक्ष थे? सरदार पटेल।
संविधान सभा की, है ना, समिति जो बनी थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार संबंधित समिति, कौन थे अध्यक्ष? सरदार पटेल जी। इसकी जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी। इतना याद हो गया क्या? अगर इतना याद हो गया तो आपके लिए आगे चीजें आसानी से बन जाएगी। अब ये समिति ने रिपोर्ट दिया, उसके बाद मौलिक अधिकार को कहां शामिल किया गया? तो मौलिक अधिकार कहां शामिल हुआ? भाग 3। कहां शामिल किया गया? भाग 3 में। मौलिक अधिकार को भाग 3 में क्या किया गया? शामिल किया गया। तो भाग 3 का नाम क्या है जी? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसे सीधा लिखूंगा क्या? FR। नेक्स्ट टाइम से मैं इसे क्या लिखूंगा? FR। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही होता है क्या? मौलिक अधिकार। इतना चल जाएगा। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है? भाग 3 में। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इस, है ना, 12 से लेकर 35 तक में किसके बारे में वर्णन है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। मौलिक अधिकार का क्या है? वर्णन है। कहां से प्रेरित है? कहां से प्रेरित है ये? अमेरिका के संविधान से। कहां से प्रेरित है? अमेरिका। अमेरिका मतलब USA के है ना, USA से। तो याद रखिएगा कहां से प्रेरित है ये? मतलब जब अमेरिका वालों ने इसको शामिल किया तो हमारे देशवासियों ने भी मौलिक अधिकार को कहां शामिल किया? कहां शामिल किया? संविधान में। ठीक। पर एक चीज याद रखना भाई, एक चीज याद रखना, अमेरिका का मौलिक अधिकार और हमारा मौलिक अधिकार पूरा अलग है। हमने बस प्रेरणा लिया कि हमारे संविधान में क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार होना चाहिए। बस इतना ही प्रेरणा लिया। पर मौलिक अधिकार को तैयार किसने किया? हमारे भारतवासियों ने। मतलब हमारी जो समिति थी उन्होंने इसे क्या किया है? तैयार किया। तो हमने यहां से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है। क्लियर है ना? हमने बस प्रेरणा लिया कि इन्होंने शामिल किया तो हम भी शामिल करेंगे। पर वो मौलिक अधिकार हमारे देशवासियों के हिसाब से होगा, हमारी जनता के अनुसार होगा। क्लियर है क्या? चलिए, अब जब ये शामिल हुआ ठीक है, अब जब ये शामिल हुआ तो बात करेंगे अब अधिकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अधिकार के बारे में। इतना क्लियर है क्या किस तरीके से शामिल हुआ? लास्ट में नोट करेंगे, चलेगा? मैं PDF डाल दूंगा, है ना। चलिए, दूसरा मैंने बात किया था अधिकार। दूसरा मैंने शब्द बात किया था क्या? अधिकार। अधिकार मतलब राइट्स। एक व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं? एक व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं? राइट्स। चलिए, एक होता है क्या? संवैधानिक अधिकार। एक होता है क्या आपका? संवैधानिक अधिकार। याद रखेगा, संवैधानिक अधिकार। इंग्लिश में कहते हैं इसे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। ठीक। एक होता है आपका क्या? मौलिक अधिकार। एक होता है आपका क्या? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एक होता है आपका क्या? एक होता है क्या? कानूनी। कानूनी। यह होता है आपका क्या? विधिक अधिकार। तो याद रखिएगा, एक है नाम पर क्या पढ़ा? संवैधानिक अधिकार। एक क्या है? मूल अधिकार। एक क्या पढ़ा हमने? कानूनी या विधिक अधिकार। कानूनी या विधिक अधिकार। ठीक है। और एक आएगा आपका क्या? एक आएगा क्या? मानव। इसको बोलते हैं लीगल राइट्स ना, लीगल राइट्स। ठीक। मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार। ठीक है, ह्यूमन राइट्स। चलिए, अब मैं सबको एकदम सिंपल सिंपल शब्दों में बता देता हूं क्या डेफिनेशन। संवैधानिक अधिकार मतलब वह अधिकार, वह अधिकार जिसका वर्णन, जिसका वर्णन किसमें है? संविधान में है। वह अधिकार जिसका वर्णन कहाँ है? वर्णन संविधान में है। और उसमें किसी भी प्रकार का
है ना, संसदीय हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, संसदीय हस्तक्षेप नहीं है, तो वो है ना, वह कहलाता है क्या, संवैधानिक अधिकार। जैसे कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, उदाहरण उदाहरण देता हूं मैं, मतदान या वोट का अधिकार, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार कहाँ वर्णन है ये, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 कहता है एक वयस्क व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना मतदान कर सकता है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना मतदान कर सकता है। तो वयस्क होने के नाते उसे कौन सा अधिकार मिला है, मतदान का अधिकार मिला है। तो आर्टिकल में वर्णन है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये संवैधानिक अधिकार कहलाएगा। क्लियर है क्या। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा नागरिकता त्यागने का अधिकार, ये कैसा अधिकार है, नागरिकता, स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने का अधिकार। स्वेच्छा से आप क्या चाहते हैं, भारत की नागरिकता को त्यागना चाहते हैं, तो ये अधिकार कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा इसमें, अनुच्छेद 11 में वर्णित है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। अगर उसको नहीं लगता है भारत की नागरिकता, तो ये भी आर्टिकल में वर्णित है ना। पर ये संसद के है ना कानून के अंतर्गत बताया गया है इसको। ठीक है, किसके अंतर्गत बताया गया है, कानून के अंतर्गत। इसको हटा दीजिए, कानून के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको नहीं रखने का, है ना। तो ऐसे कहीं भी अगर आपको मिलेगा जिसका पर्टिकुलर आर्टिकल मिलेगा, वो सब क्या बन जाता है, संवैधानिक अधिकार। 3-4 शब्द है जिसे बस पहचानना है आपको, वहीं से बस प्रश्न बनता है। मूल अधिकार, है ना, संविधान के संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार क्या होगा, वर्णित अधिकार क्या होगा, मूल अधिकार होगा। वर्णित अधिकार मूल अधिकार होगा। ये क्लियर है क्या, मतलब जिस अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 3 में, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, वे सभी अधिकार क्या कहलाएंगे, मूल अधिकार कहलाएंगे। क्लियर है क्या। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा, ये है ना। बट इसका तो अब डिटेल और चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, कानूनी विधिक अधिकार, कानूनी विधिक अधिकार। ठीक है, कानूनी विधिक अधिकार, जैसे ये मैं बोलूंगा आपको राष्ट्र, है ना, राष्ट्रगान का सम्मान करने का अधिकार है, कौन सा अधिकार होगा वो, हम्म, संवैधानिक अधिकार होगा, क्योंकि वो आपका क्या है, कर्तव्य है ना, वो आपका क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, विधिक अधिकार, है ना, संसद द्वारा निर्मित निर्मित या प्रदत्त अधिकार, या प्रदत्त अधिकार, वो क्या कहलाता है, संसद द्वारा निर्मित या प्रदत्त अधिकार क्या कहलाता है, कानूनी या विधिक अधिकार कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। या कानून ने, है ना, कानून ने क्या किया, संसद ने क्या बनाया, कोई नियम बनाया, संसद ने क्या बनाया, कोई नियम बनाया, और वो नियम आपके अधिकार के रूप में है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कानूनी या विधिक अधिकार हो जाएगा। मानव अधिकार, है ना, समस्त जीवों में, समस्त जीवों में मानव होने के नाते, मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, प्राप्त अधिकार। ठीक है, जैसे शिक्षा का अधिकार बोल सकते, जितना भी अधिकार है, जितना भी आपके अधिकार पढ़े अभी तक के, वो सभी क्या है, मानव अधिकार। क्योंकि अधिकार का मतलब ही है, किसके लिए बनाया गया है ये, मानव के लिए। अधिकार का मतलब किसके लिए, मानव के लिए। तो यानी कि सभी संवैधानिक अधिकार क्या होंगे, मानव अधिकार होंगे। सभी मूल अधिकार मानव, सभी कानूनी अधिकार क्या होंगे, मानव अधिकार होंगे, क्योंकि ये अधिकार बनाया किसके गया है, मानव के लिए। तो समस्त हर अधिकार आपका मानव अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये वाला टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाता। तो ज्यादातर इन इन 3 चीजों को रखिएगा,
मतदान का अधिकार, मूल अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अगर इन तीनों को याद कर ले तो बाकी चीजें आपका आसान हो जाएगा, है ना। जैसे मैं बोलूंगा वृक्षारोपण करना है तो आपका ये कौन सा अधिकार है? मानव अधिकार, या बोल सकता हूं आपका प्राकृतिक अधिकार है। ये आप प्रकृति के लिए काम करना चाह रहे हैं तो ये आपका प्राकृतिक अधिकार बोल सकता हूं। मानव अधिकार में ही प्राकृतिक अधिकार है ये, पर इन तीनों में है क्या वृक्षारोपण? नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर ना? चलिए तो आगे बढ़ू मैं। समझ में आए ये चीजें? तो ये तीन नाम जरूर याद रखिएगा, मतदान का अधिकार, मूल अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सभी अधिकारों को क्या करना है? आपको याद करना है। क्लियर है क्या? इतना कर लेंगे। यहां से मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर बढ़े, लास्ट में नोट करेंगे, चलेगा। मैं थोड़ा सा टॉपिक खींचना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समय कम है क्योंकि 2-3 दिन अभी छुट्टी हो जाएगा तो फिर क्लासेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या? मूल अधिकार। मूल अधिकार की क्या क्या जी? मूल अधिकार की विशेषता। मूल अधिकार की विशेषता। ठीक, पहली विशेषता। ठीक है, मूल अधिकार की पहली विशेषता ध्यान में रखिएगा। मूल अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। समस्त नागरिकों को क्या है? प्राप्त अधिकार है। मतलब कहां के? भारत के। भारत के सभी नागरिकों को दिया हुआ ये क्या है? अधिकार है। कोई अधिकार को छीन नहीं सकता है, न कोई अधिकार को त्याग नहीं सकता है। याद रखेगा, ये अधिकार ऐसा है जैसे ही आप जन्म लेंगे आपके पास ये अधिकार आ जाएगा और जब मरेंगे आपसे ये अधिकार चले जाएगा। ठीक है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब सांस की तरह है ये। ठीक है, तो क्या दूसरा पॉइंट क्या बोल सकता हूं मैं? कोई स्वेच्छा से स्वेच्छा से मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार को क्या नहीं कर सकता है? अधिकार को त्याग नहीं सकता है। त्याग नहीं सकता है। ठीक है, कोई स्वेच्छा से मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकता है। क्लियर है क्या ये? चलिए तीसरी बातें, है ना। तो ये समस्त नागरिकों को प्राप्त है और कोई अपनी इच्छा से नागरिकता नहीं, मौलिक अधिकार को क्या नहीं कर सकता है? त्याग नहीं। नागरिकता को त्याग सकता है पर मौलिक अधिकार को बिल्कुल नहीं त्याग सकता। क्यों? क्यों? मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्ति के समग्र विकास के लिए प्रदान किया गया है। समग्र विकास। समग्र विकास मतलब आध्यात्मिक विकास। समग्र विकास का मतलब होता है क्या? आध्यात्मिक, बौद्धिक और भौतिक विकास। बौद्धिक व भौतिक विकास हो सके। भौतिक विकास। तो समग्र विकास मतलब देखो, फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को किस लिए दिया गया है? तो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए दिया है। और समग्र विकास का मतलब आध्यात्मिक, बौद्धिक और भौतिक विकास। आध्यात्मिक का मतलब शरीर, बौद्धिक का मतलब बुद्धि, है ना, ये बुद्धि वाला पार्ट, मतलब शैली, कार्य शैली हो जाएगा। और भौतिक का मतलब सुविधा। भौतिक का मतलब सुविधा, एसी, कूलर, बंगला, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। तो वो सब का क्या हो सके? मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए अर्थव्यवस्था कर सके, इसके लिए व्यक्ति को क्या दिया गया है ना। जब शरीर सक्षम रहेगा तभी तो ये काम करेगा। और शरीर ठीक है पर बुद्धि काम नहीं कर रही है तो वहां पे भी कमजोर वाली पार्ट आ जाएगी। ठीक है, मतलब शोषण होगा। शोषण होगा तभी तो बुद्धि कम होगा ना, वो सोच ही नहीं पाएगा, क्रियाशील कर ही नहीं पाएगा। तो अब ये सब, है ना, ये सब चीजों का शोषण ना हो उसके लिए एक व्यक्ति को क्या दिया गया है? सब, है ना,
एक व्यक्ति को क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। तो याद रखिएगा, चौथी बात है। ठीक, चलिए चौथी बात है, ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल राइट्स जो होता है, फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय क्या देता है? संरक्षण देता है। न्यायालय क्या देता है? संरक्षण देता है। याद रखिएगा, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का क्या होगा? उल्लंघन होगा, तो आपको न्यायालय क्या देगा? उससे बचाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय क्या देता है? संरक्षण देता है ना। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय या न्यायोचित है। प्रवर्तनीय या न्यायोचित है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय संरक्षण देता है। कौन? हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही संरक्षण देगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही से क्या देता है? संरक्षण देता है। इसका मतलब जब भी आपके मौलिक अधिकारों का क्या होगा? उल्लंघन होगा, आप किसके शरण में जाएंगे? या तो हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाएंगे। वो आपको क्या देगा? संरक्षण देगा। अर्थात इसे लागू कौन करवा रहा है? न्यायालय। कौन लागू करवा रहा है? न्यायालय। आपकी बात हो, आप 50 पैसे के पोस्ट कार्ड में यहां से भेज दीजिए कि मेरे साथ ये शोषण कर रहा है, हाई कोर्ट यहाँ चल के आएगा। हाई कोर्ट चल के आएगा मतलब वो पुलिस को भेज देगा, यहाँ जाकर उसे लेकर आइए। ठीक है, उस संबंधित व्यक्ति को हमारे पास लेकर आइए, हम उससे पूछताछ करेंगे कि किस प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उनको न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? न्यायालय की। लिखा हूं ना, न्यायोचित, प्रवर्तनीय, तो न्याय पाना अपने आप में क्या है? अधिकार है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए, तो पांचवा लिखता हूं, है ना। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, उल्लंघन पर न्याय प्राप्त करना, न्याय प्राप्त करना अपने आप में, अपने आप में क्या है? मौलिक अधिकार है। अपने आप में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसीलिए, है ना, मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअली में इसका नाम क्या है? मूल अधिकार। इसका नाम क्या एक्चुअली में? मूल अधिकार। इसीलिए मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मौलिक कहा जाता है। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मौलिक कहा जाता है। मौलिक कहा जाता है, कहा जाता है। मौलिक शब्द का मतलब यह होता है कि अपने आप में वो पूर्ण हो, है ना। स्वयं में क्या हो? वो पूर्ण हो। आपको तो अधिकार मिला, पर आपको यह भी अधिकार मिला है कि आपके अधिकारों का क्या नहीं हो सकता है? उल्लंघन नहीं हो सकता है। और आपके अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो उसे बचाने के लिए कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आएगा। ये अपने आप में आपका क्या है? अधिकार है। इसीलिए अपने आप में वो क्या है? पूर्ण। देखो, एक चीज दिया, क्या दिया? फंडामेंटल राइट्स दिया, है ना। पर आपको एक अधिकार दिया कि ये इसे कोई छीन नहीं सकता। ये भी आपका क्या है? अधिकार है। अगर किसी ने छीना तो न्यायालय अपने आप उसमें क्या लेगा? एक्शन लेगा। बस उसके पास जानकारी में आना चाहिए, है ना। मैं बताया ना, 50 पैसे के पोस्ट कार्ड में अगर आप भेजेंगे कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो वहां एक्शन मोड में आ जाएगा और आपको, है ना, क्योंकि मैं रीड बताऊंगा तो उसमें हर एक चीजें ये वर्णित होगा। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, अच्छा। मौलिक अधिकार पढ़ते पढ़ते बहुत लोग जोश में आ जाते हैं, बाप रे इतने सारे अधिकार है हमारे। ठीक है, पर हमारे भारत देश की गरिमत क्या है मैं बताता हूं आपको। 99% लोगों को मौलिक अधिकार पता नहीं है। ठीक है, 99% लोगों को पता नहीं है। अब कोई किसी के साथ उल्लंघन कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, तो वो कहां से न्याय मांगेगा? बात समझ में आ रही ना।
तो न्याय तो तभी मिलेगा जब लोगों को मौलिक अधिकार क्या पता हो, और कोई बताना भी नहीं चाहता मौलिक अधिकार के बारे में, है ना। आप घूमते रह जाएंगे, आप चारों तरफ घूमते रह जाएंगे। प्रवर्तनीय मतलब यही तो लिखा हूं जी, यह न्यायोचित, न्याय धन उचित मतलब न्यायालय उसे उचित तरीके से क्या देगा, न्याय देगा। न्यायोचित का मतलब न्यायालय उसे उचित तरीके से क्या देगा, न्यायालय देगा, मतलब न्यायालय उसे लागू करवा रहा है, उस अधिकार को क्या करवा रहा है, लागू करवा रहा है। उसका उल्लंघन होगा तो न्यायालय अपने आप में क्या दे देगा, एक्शन मोड में आ जाएगा, संरक्षण दे देगा, वो यही न्यायोचित है। लिखा हो ना, न्यायालय संरक्षण देता है। अगर न्यायालय जहां संरक्षण दे रहा है मतलब वो क्या है, प्रवर्तनीय है या न्याय उचित है, यही उसका अर्थ है। क्या देखो, हाई कोर्ट करता है 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट करता है 32 के तहत, ये आर्टिकल है भाई। हाई कोर्ट आपके अधिकारों का है ना, क्या करेगा, संरक्षण देगा, कौन किसके तहत, 226 के तहत देगा, और आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों को क्या देगा, संरक्षण देगा। क्लियर है क्या इतना, ठीक। तो ये है हमारा क्या, अच्छा अब मान के चलिए, ठीक है, इतना समझ में आया क्या। चलिए एक लास्ट विशेषता बता देता हूं मैं, छठवीं विशेषता, फंडामेंटल राइट्स व डीपीएसपी। जानते हो डीपीएसपी, जानते हो, इतना लिखूंगा चल जाएगा। फंडामेंटल राइट्स व डीपीएसपी यदि समान परिस्थिति में हो, समान परिस्थिति में हो, इसको समझिएगा। मान के चलिए मैं फंडामेंटल राइट्स हूं, मेरा बाजू वाला क्या है, डीपीएसपी है, इसीलिए बेटा क्लास रोज आना चाहिए बोलते हैं, है ना। डीपीएसपी हमारे भाग किसका नाम है, भाग 4 का नाम है, भाग 4 क्या नाम है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व। जैसे भाग 3 का नाम क्या है, मौलिक अधिकार है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। वैसे ही भाग 4 का नाम क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्या, डायरेक्टिव। डी मतलब डायरेक्टिव, पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल, एस मतलब स्टेट, और पी मतलब पॉलिसी। ये इंग्लिश नाम है इसका, डीपीएसपी। तो भाग 3 और भाग 4 जब समान परिस्थिति में आए, समान परिस्थिति में आ जाए, ठीक है। अब मैं जैसे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, मान के चलिए ये नदी है, ये नदी है ना, और ये है हमारा, ठीक, ये नाव समझिए, ठीक, ये हमारा क्या है, नाव है। यहां पे कौन आया, डीपीएसपी भी आ गया, और कौन आ गया, फंडामेंटल राइट्स। एक नाव में एक ही जा सकता है, एक नाव में एक ही जा सकता है, पर दोनों दोनों इसमें समा गए, अब नाव आगे नहीं बढ़ेगा, नाव आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक ही चीज हो सकती है, ठीक है, एक ही चीज हो सकती है। तब इसमें क्या बोला गया, अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक ही परिस्थिति में आ जाएगा तो हमेशा प्राथमिकता किसको मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स को मिलेगा। आया क्या समझ में, क्योंकि परिस्थिति एक जैसी हो गई, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में आ गया है, समझ में आ रहा है ना। और ये ऐसे नाव वाला एग्जाम्पल नहीं है भाई, ये कानून की बात है। अगर कानून, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलिए सरकार ने कानून बनाया, सरकार ने बोला, कानून बनाया 5वीं से 8वीं तक 5,000 फीस होगा, ये किसने बनाया, सरकार ने। आपका फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है,
6 से 14 वर्ष के बालक को क्या मिलेगा? निशुल्क शिक्षा। क्या मिलेगा? निशुल्क शिक्षा। अब प्राइवेट स्कूल की बात मत करना भाई, सरकार ने स्कूल बना के रखा है, वहां की बात है ये, ठीक है। ऐसा मत बोल देना कि डीपीएसपी है ना, और इसका मत बोल देना क्या केपीएस वगैरह जो भी है ना। सरकार ने ये बोला है कि हम कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों की क्या फीस 5,000 रखेंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स कहता है 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या? निःशुल्क शिक्षा। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए? फंडामेंटल राइट्स बोला निःशुल्क होगा शिक्षा, सरकार ने बोला नहीं पैसा लेंगे। ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है, और ये है आपका क्या? फंडामेंटल राइट्स है। अब बताइए किसको मान्य दिया जाएगा? ये मान्य होगा। आया क्या समझ में? आया? तो ये कानून के संबंध में बात होती है ना, नियम के संबंध में बात होती है। ये नाउ एक एग्जांपल था, ठीक है। तो समझिएगा, फंडामेंटल राइट्स व डीपीएसपी यदि समान परिस्थिति में हो तो वरीयता किसको मिलेगा? वरीयता फंडामेंटल राइट्स को मिलता है, मिलता है। मतलब पहले उसकी चीजें लागू होगी, अगर वो उसका विरोध करता है तो मतलब डीपीएसपी लागू नहीं होगा। लागू होगा तो कौन सा होगा? फंडामेंटल राइट्स लागू होगा। तो एक बार देखिए क्या क्या देखा हमने। भारत के समस्त नागरिकों को क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार मिला। केवल भारत के नहीं, भारत में निवास या भारत में रहने वाले सभी की बात हो रही ना यहाँ, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। हेलो, हाँ सर, क्लास में थोड़ी देर में लगाता हूँ। हाँ, इसको ऐसे समझना है आपको। भारत में निवास व्यक्ति को अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? भारत में निवास व्यक्ति को अधिकार है। इसका मतलब दो चीज है, एक है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक इसको भी अधिकार है, मौलिक अधिकार, और एक है किसको? किसको? विदेशी नागरिक, इसको भी क्या प्राप्त है? मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका यही मतलब, भारत में निवास मतलब भारत में अगर वो आया है तो इसका ये मतलब है कि उसे भी मौलिक अधिकार मिलेगा। केवल भारत के नागरिकों को नहीं मिलेगा, विदेशी नागरिक को भी हमारे यहाँ क्या मिलता है? मौलिक अधिकार मिलता है, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए और उनका समग्र विकास हो सके। क्लियर है क्या? क्लियर है समझ में? दूसरा मैंने बात किया, कोई भी व्यक्ति चाह के भी उसको क्या नहीं कर सकता? मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकता है ना। मन में आया नहीं चाहिए तुम्हारा मौलिक अधिकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए ही क्या दिया है सरकार ने? मौलिक अधिकार दिया। अगर वो नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे मान के चलिए इन्होंने अपना मौलिक अधिकार क्या कर दिया, बोला कि मैं त्याग देता हूं, अब इनको मारूंगा पीटूंगा रोज झाड़ू पोछा कराऊंगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका मैं कुछ भी शोषण करूं ये आवाज नहीं उठा पाएगा, तो इसका विकास हो पाएगा क्या? नहीं, ये तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि इनका सुबह से शाम क्या हो रहा है? शोषण ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो भैया यही बोला गया, किसी का शोषण मत हो, किसी का अनहित मत हो, तो आपको मौलिक अधिकार हमेशा के लिए जीवन पर्यंत रहेगा। ठीक, क्लियर है? किस लिए दिया गया मौलिक अधिकार? समग्र विकास के लिए दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय क्या देता है? संरक्षण। कौन सा न्यायालय? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय संरक्षण देता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या न्यायोचित है। मतलब न्यायालय इसका स्वयं क्या देगा? न्याय देगा। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन से बचने का अपने आप में क्या है? हमारा अधिकार ही हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संरक्षण मिलना भी हमारा अपने आप में क्या है? मौलिक अधिकार है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? मौलिक कहा गया है। मौलिक इसीलिए लिखा जाता है, एक्चुअली में नाम क्या है? मूल अधिकार, पर मौलिक लिखने का कारण यह है कि उस अधिकार का संरक्षण प्राप्त करना भी हमारा अधिकार है। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में वरीयता किसको दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स को क्या दिया गया है? वरीयता दिया गया है। क्लियर है क्या इतना? चलिए अब मैं बात करूंगा है ना अधिकार के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे?
अधिकार। अभी तो अधिकार की विशेषता देखा हमने, ठीक है। अब किसकी बात करूंगा मैं? अधिकार के बारे में, है ना। मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का वर्णन था। 7 मूल अधिकार थे, मूल अधिकार, है ना। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में क्या है? 6 मूल अधिकार है। तो याद रखेगा, जब हमारा संविधान बना था तो नागरिकों को कितने अधिकार मिले थे? 7 अधिकार मिले थे, परंतु अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 ही मूल अधिकार है। क्लियर है क्या? मैं सभी का क्या बता रहा हूं? नाम। सभी का क्या बता रहा हूं? नाम बता रहा हूं। पहला अधिकार का नाम क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। दूसरा है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये लाइन से याद करना है ना। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, ठीक है। तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अधिकार। राइट, राइट टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट एबॉयलेशन, ठीक। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, शोषण को क्या बोलते हैं? वायलेशन बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। पांचवा अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, राइट्स टू एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक। इतना लिखूंगा चल जाएगा। छठवां अधिकार, यहां लिख देता हूं, जगह कम पड़ रहा है। छठवां अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इंग्लिश में क्या करेंगे? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। चलिए, सातवां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सातवां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब नाम आपको लाइन से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडीज, राइट टू रेमेडीज। तो ये हो गए हमारे क्या? 7 अधिकार, जिसका वर्णन कहाँ है? संविधान में है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता। बस ऐसे याद करिए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति, संपत्ति, संवैधानिक।
सिंपल, फर्स्ट लेटर भी याद करेंगे, आपके एग्जाम में क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। तो पहला क्या है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संपत्ति, संवैधानिक उपचार। क्लियर है। सब में लास्ट में क्या लिखाएगा, अधिकार। तो फर्स्ट लेटर याद करना है। समानता का जो अधिकार बताया गया कहां से, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। याद रखिएगा, समानता का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या होगा, 19, कहां तक जाएगा ये, 22 तक। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार कहाँ है, 23 और 24 में है, 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता कहां से चालू होगा, 25 से, अनुच्छेद 25 से कहां तक जाएगा, 28 तक में जाएगा, है ना। शिक्षा एवं संस्कृति का कहाँ है, अनुच्छेद 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 31 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 32 में है। क्लियर है क्या। तो ये हमारे क्या है, 7 अधिकार। परंतु मैंने बोला वर्तमान में कितने हैं, 6 बोला हूं, तो एक अधिकार क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। कौन सा अधिकार हटेगा, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में ये कैसा राइट्स है, वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो इसे आप मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। तो क्या होगा, संशोधन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 1978 में संसद ने क्या किया, संशोधन किया। कौन से नंबर का, 44वां। तो 44वां संशोधन कब हुआ है, 1978 में। क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार, और डाल दिया गया कहां, 300A में। कहां डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आर्टिकल इन्होंने पूरी तरह हटा दिया और वित्त वाले पोर्शन में डाल दिया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब आपका क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। होता क्या था, मेरा संपत्ति कोई छीन को तो बताया, अब सरकार को रास्ता बनाना है, अड़ दिया इन्होंने, मेरी संपत्ति भैया नहीं दूंगा मैं, कुछ भी कर लो आप। तो उसका तो उल्लंघन नहीं होगा ना, फिर मौलिक अधिकार है मतलब, समझ में आया ना। तो रास्ते बनना कठिन हो जाता। रास्ता बन पता क्या, इतना बड़ा बड़ा, जैसे मेरे खेत से होके जा रहा है रास्ता, मैं बोला हाँ नहीं दूंगा मैं, मेरा मौलिक अधिकार है, नहीं दूंगा मैं, कुछ भी कर लो। जैसे एक तो पंजाब वाला केस सुने होंगे, कि एक व्यक्ति ने अपना जमीन देने से मना कर दिया, तो उनको क्या दिया गया, बोला गया एक ट्रेन आपको देंगे। तो एक ट्रेन ही उनको नाम से चलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या दिलवाया, एक ट्रेन दिलवाया, है ना। और ट्रेन के जितना पैसा लगा है वो पूरा पैसा उनके खाते में, उनका पैसा जितना भी आएगा वो उनके खाते में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वो चीजें भी है। कहानी बड़ी है, अभी समय नहीं करके बता नहीं रहा हूं मैं, कभी बताऊंगा। ठीक, चलिए। तो याद रखना है क्या, ये लाइन से याद रखना है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति को हटा दिया गया है, और संवैधानिक उपचार। तो वर्तमान में हमारे कितने अधिकार है ना, इसको भी याद रखना है, 14 से। देखो पहले नाम को याद करो, पहले नाम को लिखो, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा संस्कृति, संपत्ति, संवैधानिक उपचार, नाम हुआ। फिर लिखोगे क्या, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, चलो इसको अपने रफ में एक बार प्रैक्टिस करो, लिखो।
कम से कम जो जो याद आ रहा है उसको लिखो भाई। ठीक, क्रॉस चेक कर लिए जिनसे नहीं हो पाया है। हो गया। तो आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा होगा, अधिकार कहाँ से चालू हो रहे हैं? अनुच्छेद 14 से। कहाँ खत्म हो रहा है? 32। और हम लोग भाग 3 को कहाँ से देखते हैं? भाग 3 कहाँ से आता है? 12 से। यहाँ से स्टार्ट होता है ना, और कहाँ तक जाता है? 35 तक। मतलब 12 और 13 मौलिक अधिकार है क्या? नहीं है। है ना? 33, 34, 35 है क्या? नहीं है। ये 5 अनुच्छेद मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब ये उससे कहीं ना कहीं संबंधित नियम होगा। होगा, है ना? तो याद रखेगा, अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 ये आपका मौलिक अधिकार का आर्टिकल नहीं है। क्लियर है ना? तो इसको याद रखिएगा। शुरुआत में 2 और लास्ट के तीनों, 12, 13 और लास्ट के 33, 34, 35 याद रहेगा ये। इसको ध्यान में रखेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में, फिर आएंगे किस पर? अधिकारों पर। और ये कल तक सभी को क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करो फिर मैं। चलिए, अनुच्छेद 12 मोस्ट आईएमपी 3 बार आ चुका है व्यापम में। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो राज्य के परिभाषा में क्या क्या शामिल है, बस उतना ही याद रखिएगा। राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? पहला, पहला शामिल है क्या? संसद। संसद व केंद्र सरकार। केंद्र को और क्या बोलते हैं हम लोग? संघ। संसद व संघ सरकार, ये किसके डेफिनेशन में शामिल है? राज्य के डेफिनेशन में शामिल है। ठीक है, संसद व केंद्र सरकार, पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। इंग्लिश में बोलेंगे पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक। दूसरा, जैसे केंद्र के लिए वैसे ही राज्य के लिए है। तो राज्य में कानून बनाने के लिए कौन होता है? राज्य विधानमंडल। कौन होता है? राज्य विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर व राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट व राज्य सरकार किसकी परिभाषा में शामिल है? राज्य की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा तीसरा, समस्त स्थानीय निकाय। समस्त स्थानीय निकाय, जैसे कि समस्त स्थानीय
निकाय। ठीक, जैसे कि पंचायत, पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये सभी आ जाएंगे ना, नगरीय निकाय। तो ये सभी शासन को संचालित करते हैं और नियम बनाते हैं, इसीलिए ये सभी किस में आएंगे, राज्य के। मतलब जो जो लोग नियम बनाते हैं, है ना, वो सभी किस में आते हैं, राज्य के परिभाषा में आते हैं। तो संसद व संघ सरकार, विधानमंडल व राज्य सरकार और समस्त स्थानीय निकाय। पांचवा, पांचवा है, सॉरी चौथा है, सरकार के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में संचालित समस्त प्राधिकारी, सरकार के नियंत्रण में संचालित समस्त प्राधिकारी, बोर्ड, संस्था या निकाय, ये सभी भी किसके परिभाषा में आएंगे, राज्य के परिभाषा में आएंगे। इसका मतलब प्राइवेट आ रहा है क्या, नहीं, है ना, इसका मतलब प्राइवेट यहाँ नहीं आ रहा। जैसे हम लोगों को बोलेंगे क्या राज्य के परिभाषा में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। दर्शन एकेडमी राज्य के परिभाषा में नहीं आता। तो हमने अनुच्छेद 12 क्या पढ़ा, राज्य की परिभाषा। ठीक है, पहला क्या था, संसद व संघ सरकार, राज्य विधानमंडल व राज्य सरकार, सभी स्थानीय निकाय और जितना भी सरकारी बॉडी है वो सभी किसमें, जितना भी सरकारी बॉडी है वो सभी किसमें आ जाएगा, राज्य के परिभाषा में आ जाएगा। कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, कर लेंगे। तो याद रखिएगा ये सब आपका किसमें के अंतर्गत है, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है इतना। चलिए, तो अनुच्छेद 12, अब बात करेंगे किसके बारे में, अनुच्छेद 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, इसके लिए याद रखेगा, शॉर्ट में बता दे रहा हूं याद रखने के लिए, असंगत होने पर शून्य, असंगत होने पर क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। बस इसको याद रखेगा, आपको पूरा सेंटेंस याद आएगा। फिर एक की पॉइंट बना दिया मैंने, असंगत होने पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ भैया, हाँ जी, कोचिंग में, हाँ आता ना, हाँ 10 मिनट में आता हूँ। ठीक, ठीक है, अनुच्छेद 13, असंगत होने पर क्या होगा, शून्य होगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, यदि कोई विधि, कोई विधि या कानून, कोई विधि या कानून मौलिक अधिकार से क्या होता है, मौलिक अधिकार से क्या होता है, असंगत होता है। मौलिक अधिकार से असंगत मतलब सेम प्लेटफॉर्म में होता है। कोई कानून मतलब एक का विरोध करेगा, जैसे अब एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कि एक कानून बोल रहा है पढ़े फ्री में और दूसरा कानून, दूसरा नियम बोल दे रहा है क्या, पैसा दे, तो पैसा दे नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यदि कोई कानून, कानून कौन बनाएगा, संसद, संसद बनाएगा ना। यदि कोई कानून संसद बनाता है और मौलिक अधिकार से असंगत है या उसका क्या करता है, अल्पीकरण, उसका अल्पीकरण करता है, उसका अल्पीकरण किसका, मौलिक अधिकार का। वो कानून जो है मौलिक अधिकार का क्या करता है, अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब कम करता है उसकी शक्ति को, किसके, मौलिक अधिकार की शक्ति को कम करता है, अल्पीकरण करता है। तो उल्लंघन की मात्रा तक, उल्लंघन की मात्रा तक क्या हो जाएगा, मात्रा तक शून्य घोषित हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। और नहीं हुआ तो कौन करेगा, न्यायालय, उस नियम को न्यायालय क्या कर देगा, शून्य घोषित हो जाएगा। क्लियर है। और यही बात दर्शाता है किसको,
यही जो पॉइंट है यही दर्शाता है क्या, न्यायालय द्वारा क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय या न्यायोचित है, न्यायोचित है। ठीक है, मतलब किसी कोई भी कानून अल्पीकरण नहीं करना चाहिए। अगर अल्पीकरण करता है तो उल्लंघन की मात्रा तक उसका क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। अगर पूरा ही पूरा क्या करता है, विरोध हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो पूरा कानून हो जाएगा। अगर कानून का कोई एक भाग क्या करता है, विरोध करता है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल से मैं बताता हूं, समझिएगा। इसका नाम सुनने को, मनरेगा एक्ट कब आया था? मनरेगा क्या है, पहला चीज फुल फॉर्म जानते हो, क्या है मनरेगा का फुल फॉर्म? है क्या है जी, बता। हाँ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ना मतलब, महात्मा गांधी ना मतलब नेशनल, ना मतलब नेशनल, आर मतलब रूरल, आर मतलब रूरल, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जी मतलब गारंटी, गारंटी। ठीक है, ए मतलब एक्ट, और एक्ट मतलब होता है क्या, अधिनियम। मतलब ये मनरेगा क्या है, कानून है। मनरेगा क्या है, कानून है, कोई सरकार का कार्यक्रम या योजना नहीं है। प्रश्न बन जाता है, या देखिएगा मनरेगा एक क्या है, कानून है, कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है। अब ये कानून को किसने बनाया, संसद ने बनाया। मान के चलिए इन्होंने बोल दिया, इसमें प्रावधान किया, गांव में, गांव में क्या दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार, 100 दिन क्या दिया जाएगा, रोजगार। राशि कितनी मिलेगी, 243। डायरेक्ट कहां जाएगा, डीबीटी होगा, डीबीटी मतलब खाता में जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बोला जाता है। मतलब जो लाभान्वित व्यक्ति है डायरेक्ट उसे पैसा मिलेगा, सचिव वचिव जो रहते हैं ना उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट खंड में जाएगा, अटेंडेंस भरेंगे, अटेंडेंस इतने लोग का, पैसा उधर से आ जाएगा। ठीक है, डीबीटी। ठीक, अब बोला गया बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग व समस्त व्यक्ति, समस्त व्यक्ति के कार्य समान होंगे, कार्य समान होंगे। कठोर कार्य किया जाएगा, इसमें गड्ढा खुदाई वगैरह, कठोर कार्य। ठीक है, 12 घंटे क्या होगा, ड्यूटी, 12 घंटे क्या होगा, ड्यूटी। ठीक, ये मान के चलिए मनरेगा ने क्या किया, नियम बना दिया। ठीक, अब देखो क्या पूरा कानून गलत लग रहा है क्या, नहीं भाई, कम से कम 100 दिन का क्या मिल रहा है, रोजगार। जब गर्मी है, खाली समय, जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता, तो उस समय ग्रामीण लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार, अच्छी बात है, ठीक ठाक पैसा मिल रहा है। ठीक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाता में आ रहा है। यहाँ पे बच्चे को स्टडी का अधिकार है, बुजुर्ग को पेंशन का अधिकार है, बुजुर्ग को किसका अधिकार है, पेंशन का अधिकार है। तो इनसे तो काम नहीं लिया जा सकता। ये वाला पॉइंट पूरा क्या हो गया, गलत हो गया ना। ये कानून क्या हो गया, बच्चे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे, तो लाइन ही पूरा क्या हो गया, गलत। 12 घंटे काम, ये भी गलत, क्योंकि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी होती है, 8 घंटे की होती है, तो उनसे 12 घंटे काम नहीं लिया जा सकता। नहीं तो समग्र विकास कैसे होगा, समग्र विकास की बौद्धिक विकास कहाँ होगा उनका, जब शरीर पूरी तरह थक जाए, कमजोर हो जाएगा। तो कठोर कार्य, ठीक है भैया, आपने गड्ढा खुदवाना है, आप खुदवाइए, कोई दिक्कत नहीं, भले तरियक बार बार खुदवाओ, बात अलग है। ठीक है, ऐसा लगता है मेरे तो हर साल मेरे गांव का तरिया खुद आता है। ठीक है, क्या मिलता है पता नहीं है, खोदते खोदते कहीं हड़प्पा संस्कृति ना मिल जाए। ठीक,
पर अच्छा होना चाहिए, काम और बेहतर हो सकता है मनरेगा के तहत। काम वाम मिल रहा है अच्छी बात है, पर बेहतर किया जा सकता है। पहला चीज याद रखना, मनरेगा एक कानून है। अब कानून के कुछ प्रावधान ने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। किसका, मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित होगा। तो ये उल्लंघन की मात्रा और ये मात्रा दोनों क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है क्या, बाकी कर रहा है क्या, नहीं, तो ये जीरो, बाकी बना रहेगा। क्लियर है। और नहीं जीरो होगा तो न्यायालय अपने आप क्या कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो डिक्लेयर कर देगा, ये आप नहीं कर सकते। क्लियर है। इसकी समीक्षा न्यायालय करेगी और तभी तो न्यायालय द्वारा क्या ये प्रवर्तनीय या न्यायोचित है। क्लियर है क्या, इतना याद रहेगा। अब इसमें तीन सिद्धांत भी आता है ना। एक आता है क्या, पृथक्करण का सिद्धांत आता है। खैर मैं कल बताऊंगा, आज तो समय हो गया है। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया। टेलीग्राम में डालो, किस में डालो, आप बढ़िया से बनाइए इसे।